शब्दों से मिलकर बना है अलम और कार। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को डूबा कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहाँ किसी भी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दो मिनट के अंदर आप पूरा जितना पढ़ाए हैं, ठीक है ना, वो पूरा अलंकार आप याद हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो वर्ण की आवृत्ति, वर्ण माने अक्षर का अगर रिपीटेशन होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे कैसा अलंकार है, अनुप्रास। उपमा अलंकार जिसमें तुलना हो, उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहेंगे? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जैसे, शायद ये शब्द आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के समक्ष लेकर आए हैं आप लोग के डिमांड पे अलंकार, ठीक है ना। अलंकार ऐसा ट्रिक जो आप एक बार में देख लेंगे तो इसको एकदम याद हो जाएगा, कंठस्थ से याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अलंकार, ठीक है। अलंकार कहते किसको हैं और इसको छाटेंगे कैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अलंकार के बारे में, ठीक है। अलंकार किसको कहते हैं, अलंकार किसको कहते हैं, ठीक। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, अलम और कार से, ठीक है ना। अलम का अर्थ होता है आभूषण, अलम का क्या होता है? आभूषण, जिसको हम लोग गहना या सजावट भी कहेंगे, समझ में आ रहा है बात को। तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि अलंकार कहते किसको हैं, मतलब अलंकार कितने शब्द से मिलकर बना है? तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन वह शब्द है? तो अलम और कार है, ठीक है ना। अलम का क्या अर्थ होता है? तो अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकार, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना, कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और अलंकार का काम क्या होता है। तो जिस प्रकार स्त्री सौंदर्य, जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता में वृद्धि जो है आभूषण से होता है, ठीक उसी प्रकार जो है काव्य में, ठीक है ना, काव्य में जो वृद्धि होता है, सुंदरता में वृद्धि होता है, वो अलंकार के माध्यम से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। साहित्य में शब्द एवं अर्थ दोनों का महत्व होता है, और साहित्य जो होता है ना, साहित्य में शब्द एवं अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द के प्रयोग से तथा कहीं, ठीक है ना, शब्द के चमत्कार से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है। कहीं कहीं देखिए शब्द के प्रयोग से, तो कहीं कहीं जो होता है अर्थ के प्रयोग से ना क्या होता है, उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। कविता वाला में बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। इस आधार पर जो है अलंकार जो है दो भेद होते हैं। इस आधार पर अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला जो होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब हम लोग को जानना है कि शब्द अलंकार क्या है और ये अर्थालंकार क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके कि शब्द अलंकार क्या है, इससे कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भेद होते हैं, ठीक है, और अर्थालंकार। अब एक बाय एक करके हम लोग देखते हैं। शब्द अलंकार, अब शब्द अलंकार हम लोग किसको कहेंगे भाई, ठीक है ना। तो जहां शब्दों के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? जहां शब्दों के प्रयोग से वाक्यों के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां शब्द अलंकार होता है, ठीक है ना। जहां शब्दों के प्रयोग से, जहां शब्द प्रयोग करेंगे और वाक्य की सुंदरता में वृद्धि आ जाएगा, ठीक है, वहां पर जो है हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द अलंकार होता है। शब्दों को बदलकर उसके स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, ठीक है ना, तो यह चमत्कार क्या हो जाएगा? यह चमत्कार सौंदर्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कहीं इस पर होता क्या है कि अगर हम लोग उसका पर्यायवाची शब्द रखते हैं, अगर कोई शब्द है उसका पर्यायवाची अगर रख देंगे, तो उसका जो चमत्कार सौंदर्य जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ प्रमुख शब्द अलंकार इस प्रकार है। यहाँ पे अलंकार के बारे में हम लोग जानना है। अब कौन सा अलंकार? तो शब्द अलंकार। तो कुछ प्रमुख शब्द अलंकार इस प्रकार हैं। पहला अनुप्रास है, यमक है और श्लेष। आखिर हम लोग अनुप्रास अलंकार किसको कहेंगे, यमक किसको कहेंगे और श्लेष किसको कहेंगे? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना, बार बार पास में रखना, बार बार पास में रखना। ऐसे भी यहाँ पर अनु मतलब पीछे पीछे, ठीक है ना। तो अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है बार बार पास में रखना, अर्थात जिस रचना में व्यंजन
वर्णों की, वर्ण मतलब होता है अक्षर, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, रिपीट, देखिए व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, ठीक है ना, रिपीटेशन, आवृत्ति बोले तो रिपीटेशन, एक से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कहता है कि अनुप्रास किसो है भाई, अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में अक्षर की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार आएगा वह, उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किसमें अनुप्रास अलंकार होता है, अब कैसे छाटेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे दिया हुआ है रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए रघुपति तरह, राघव तरह, राजा तरह और राम तरह, इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें जो है र वर्ण का, र अक्षर का रिपीटेशन हुआ है और इसको बोलने में भी अच्छा लग रहा है, तो र का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अनुप्रास है, क्योंकि इसमें बोला है आवृत्ति, अक्षर की आवृत्ति। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते, यहाँ पर देख है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते, सुरभित में स, सुंदर में स, सुखद में स, सुमन में स, यहाँ पर देखिए स की आवृत्ति हुई है, स अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए पूरे पूरे जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ तक, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते, इसमें जो स की आवृत्ति है, इसलिए पूरा सेंटेंस में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है। कौन सा है बाबू, अनुप्रास है। अगला हम लोग देखते हैं, चंदा चमके चांदनी में, अगला जो सेंटेंस यहाँ पे है, चंदा चमके चांदनी में, यहाँ पे चंदा में च, चमके में च, चांदनी में च, वर्ण का, च अक्षर का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए ये जो है इसमें कौन सा है, च वर्ण का आवृत्ति हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये जो सेंटेंस है, तीनों में हम लोग देख लिए कि इसमें र की आवृत्ति, इसमें स की आवृत्ति, इसमें च की आवृत्ति। अब हम लोग देखिए, आप सभी गाना भी सुने होंगे, दो गाना क्या चीज है, जैसे गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं, इसमें प का रिपीटेशन हुआ है, इसमें प का रिपीटेशन हुआ है, प की आवृत्ति हुई है, इसलिए गाने में कौन सा अलंकार यूज किया गया है, तो अनुप्रास। कौन सा, अनुप्रास। चलिए अब हम लोग अनुप्रास के बारे में जान गए, अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, यमक अलंकार, यमक अलंकार किसको कहेंगे, ठीक है ना, यमक अलंकार किसको कहेंगे, तो यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा, यमक का क्या शाब्दिक अर्थ है, जोड़ा, अर्थात जहां एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है ना, एक ही यहाँ शब्द की आवृत्ति है, यहाँ शब्द की आवृत्ति, इससे पहले अनुप्रास में जो था वह अक्षर की आवृत्ति थी, यहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका हर बार अर्थ जो है, हर अर्थ जो है हर बार भिन्न हो, यहाँ जो है आवृत्ति होगा, शब्द की आवृत्ति होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब यहाँ नोट में भी आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार क्या होना चाहिए, अलग हो। ठीक है ना, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा मतलब यहाँ यूज किया गया है बादल के लिए, घमंड घटा यहाँ यूज किया गया है किसके लिए, कम होने के लिए। यहाँ घटा शब्द का रिपीटेशन हुआ है, घटा यहाँ भी है, घटा यहाँ भी है, इसलिए पूरे सेंटेंस में जो है, ठीक है ना, एक ही शब्द दो बार रिपीटेशन हुआ है, लेकिन इसका हर बार अर्थ अलग अलग है। पहले वाले के लिए बादल यूज किया गया है, दूसरे वाले के लिए किसके लिए, घटा के लिए, कम होने के लिए यूज किया गया है, इसलिए पूरे सेंटेंस में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं, एक और सेंटेंसेस है, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, ठीक है ना, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस दिया गया है इसमें कि माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, यहाँ जो, यहाँ देखिए मन का, यहाँ भी मन का यूज किया गया है, तो एक मन का मतलब हृदय हो गया और एक मन का मतलब माला का दाना। यहाँ देखिए मन का जो यूज किया गया है, यहाँ मन का यूज किया गया है, यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन ये जो है हर बार इसका अर्थ क्या क्या है, अलग अलग है। तो जहां शब्द की आवृत्ति हो लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न रहेगा, तो उस वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे गाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना, कविता में भी यूज होता है, गाने में भी इसका अधिक मात्रा में होता है अलंकार का। तो यहाँ पर एक गाना है, ठीक है ना, गाना क्या है, ठीक है, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो चैन यूज किया गया है, यहाँ जो चैन यूज किया गया है,
ओ मेरे दिल के चैन, यहाँ चैन जो है वो प्रेमी के लिए यूज किया गया है, ठीक है ना। और चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ये चैन जो है सुकून के लिए यूज किया गया है। मतलब यहाँ पर चैन जो है देखिए दो जगह आया है, यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो जहां शब्द की रिपीटेशन हो और उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगला एक आ रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए। अगला है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना एक शब्द है और यहाँ भी सजना एक शब्द है, यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन ये सजना डबल जो है उसका अर्थ अलग अलग है। एक सजना का मतलब संवरना होता है और एक सजना का मतलब प्रेमी होता है। तो सजना है मतलब संवरना है, मुझे सजना के लिए मतलब प्रेमी के लिए। यहाँ जो सजना का रिपीटेशन हुआ है, लेकिन हर बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसलिए यह कैसा अलंकार है, यमक अलंकार है। कैसा है बाबू, यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सलेस अलंकार। अब अगला जो है क्या है, सलेस अलंकार है, ठीक है। तो सलेस अलंकार किसको कहेंगे भाई, तो सलेस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो सुलेशन से हुआ है। कहां से हुआ है, सुलेशन से, ठीक है। सलेस शब्द की व्युत्पत्ति सुलेशन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चिपकना। क्या होता है इसका अर्थ बाबू, चिपकना होता है। अर्थात जहां एक शब्द के प्रयोग के माध्यम से एक से अधिक अर्थों का बोध हो, वहां हम लोग सलेस अलंकार कहते हैं उसको, ठीक है ना। बोलता है कि एक शब्द, यहाँ पर एक शब्द के प्रयोग से एक से अधिक अर्थ का बोध होता है, वहां सलेस अलंकार होता है। और इसको दूसरे शब्द में भी हम कह सकते हैं, जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो, जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो, वहां पर सलेस अलंकार होता है। कैसा अलंकार होता है, सलेस अलंकार होता है। जैसे जैसे वह 3 बेर खाती है, जैसे वह 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर देखिए बेर, ये बेर का मतलब एक इसका मीनिंग होगा फल। वह 3 बेर खाती है मतलब यहाँ फल, और एक इसका एक बेर का मतलब क्या हो गया, समय, टाइम मतलब बोले तो समय। वह 3 बेर खाती है मतलब बेर मतलब एक फल हो गया, ठीक है। और एक बेर का मतलब क्या हो गया, उसका एक और अर्थ है समय। वह 3 बेर 3 टाइम खाती है, समझ में आ गया। तो यहाँ एक ही शब्द से डबल डबल अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यह जो पूरे सेंटेंस में कौन सा अलंकार है, सलेस अलंकार है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए बाबू यहाँ पे अगला भी है, जैसे गाना भी आप सुने होंगे, बहुत सारे गाने सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाने में भी इसका अधिक यूज होता है, या कविता में भी यूज होता है। तो चलिए एक और सेंटेंसेस यहाँ पर है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, ठीक है। यहाँ देखिए गाने का बोल है इसमें कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। इसका मतलब क्या है कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। एक सावन का मतलब प्रेमी होता है, क्या होता है, प्रेमी होता है, कि मोहब्बत बरसा देना मेरा प्रेमी आया है, ठीक है। तो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, यहाँ प्रेमी के लिए यूज किया गया है। और एक बार मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, एक महीना है, ऋतु है, ठीक है ना। तो एक ही यहाँ पर एक ही शब्द से डबल डबल अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए सब सेंटेंस में कौन सा अलंकार हो गया, सलेस अलंकार हो गया। बात समझ में आ रहा है ना आसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और, ठीक। अब आता है अर्थालंकार। क्या आता है, अर्थालंकार। अर्थालंकार किसको कहेंगे हम लोग, तो जहां शब्दों के अर्थ से सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां अर्थालंकार होता है। जहां शब्दों के अर्थ से सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां अर्थालंकार होता है, ठीक है। कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार है, देखिए जहां अर्थ के सौंदर्य से, ठीक है ना, अर्थ से सौंदर्य वृद्धि हो, उसका अर्थ चेंज रहेगा और उसमें सौंदर्य में आ जाएगा, सुंदरता में वृद्धि आ जाएगा किसी कविता में, ठीक है ना, किसी गाने में, तो उसको हम लोग अर्थालंकार बोलेंगे। जैसे हो गया यहाँ पे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति, मानवीय अलंकार, और भी अलंकार है, लेकिन ये हम लोग के लिए, ठीक है ना, आप 10वीं के लिए स्पेशल ये काफी इंपोर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए इसके विषय में एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये क्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। इसमें आता है पहला उपमा अलंकार। कौन आता है, उपमा अलंकार। एक उपमा अलंकार क्या होता है, तो जहां पर गुण धर्म की समानता के आधार पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। कहता है कि जहां गुण धर्म समान हो, गुण धर्म क्या हो, समानता के आधार पर, गुण धर्म समानता के आधार पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना
एक व्यक्ति कहता कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से, एक फेमस वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे समानता व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना, समान, सदृश्य, सा, सी, से, सम, सरिस आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये सब मिल जाए, समान, सदृश्य, सा, सी, से, सम, सरिस, ये सब अगर कहीं मिल जाए तो उसको हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख, एक सेंटेंस है, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। यहाँ चंद्रमा, ठीक है ना, एक वस्तु है, प्रसिद्ध वस्तु है, और यहाँ मुख है। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। मुख की तुलना किससे की गई है? तो प्रसिद्ध वस्तु से की गई है। मुख की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से की गई है, ठीक है ना। इसलिए इस पूरे सेंटेंस में क्या चीज है? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। ये समानता व्यक्त करने के लिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है। यहाँ बच्ची की तुलना जो है, बच्ची की तुलना किससे किया गया है? फूल से। किससे की गई है? फूल से। तो यहाँ तुलना किया जा रहा है समानता के आधार पर, कि मतलब बच्ची भी कोमल है, वो फूल भी कोमल होता है। या समानता के कारण जो तुलना किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार है, ठीक है। जैसे कमल सा कोमल गाछ सुहाना, या इस सेंटेंस से भी आपका क्या किया गया है? कमल सा कोमल गाछ सुहाना, यहाँ भी तुलना किया गया है, ठीक है ना, समानता के आधार पर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्या चीज है? इसमें उपमा अलंकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर यूज कविता और गाने में इसका यूज किया जाता है अलंकार का। तो यहाँ देखिए एक गाना और है, ठीक है ना, और उस गाने में भी यूज हुआ है। जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। देखिए यहाँ पे जो है ना, फूलों सा चेहरा तेरा, मतलब चेहरा जो है वो कैसा है? फूल के समान है। यहाँ भी चेहरा का तुलना किससे किया गया है? फूल से किया गया है, ठीक है। तो इसमें तुलना किया गया है, इसलिए यह कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। बात समझ में आ गया? बाकी तो आप गाने सुनते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, गाने पे भी है, ठीक है। तो गाने से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उपमा अलंकार के अंग। देखिए अब उपमा अलंकार के अंग भी होते हैं। उपमा अलंकार समझ में आ गया हम लोग को। तो अब उपमा अलंकार के 4 प्रमुख अंग हैं, ठीक है ना। उन चारों प्रमुख अंगों के बारे में हम लोग को अच्छी से जानकारी लेनी है, ठीक है। तो उपमा अलंकार क्या है? तो पहला देखिए उपमा अलंकार के अंग कै गो अंग है भाई? 4 अंग है। पहला उपमेय। क्या है? उपमेय। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, कहता है कि जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, वह उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय। जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ किसकी तुलना किया जा रहा है? तो मुख की तुलना, मुख की तुलना, मुख की तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। जिस वस्तु की तुलना, तो मुख की तुलना, चंद्रमा से मुख की तुलना, तो मुख जो है वो क्या हो गया? आपका उपमेय हो गया, ठीक है। अब उपमान क्या है? उपमान किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी के द्वारा, जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी के द्वारा, जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी के द्वारा तुलना की जाती है, वह उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमान। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, यहाँ मुख की तुलना किस वस्तु से? किस प्रसिद्ध वस्तु से? तो चंद्रमा से। तो जिस प्रसिद्ध वस्तु से, चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। अब बात सुना रहा है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाचक शब्द। क्या है भाई? वाचक शब्द। वाचक शब्द किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से, जिस शब्द के माध्यम से उपमा दी जाती है, क्या दी जाती है? उपमा दी जाती है। जिस शब्द के माध्यम से उपमा दी जाती है, वह वाचक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। देखिए मुख कैसा है? किसके समान है? ठीक है ना। तो देखिए चंद्रमा भी है और मुख है, चंद्रमा और मुख जो है समान है। कैसा है? समान है। ये वाचक शब्द है, समान माने चंद्रमा और मुख दम लगभग एक समान। तो ये जो समान जो है ये वाचक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाचक शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब आता है साधारण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म क्या है? तो जिस आधार पर उपमा होती है, जिस आधार पर क्या होती है? उपमा होती है, वो साधारण धर्म कहलाता है। अर्थात दोनों उपमेय तथा उपमान, ठीक है ना, में पाए जाने वाला परस्पर समान गुण, परस्पर समान गुण माने कॉमन चीज। क्या चीज? कॉमन चीज, ठीक है ना। उसी को हम लोग साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख, चंद्रमा के समान सुंदर,
चंद्रमा के समान सुंदर मुख, मैंने चंद्रमा और मुख कैसा है, तो सुंदर है। कैसा है, सुंदर। तो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण धर्म बोलेंगे। बात समझ में आ गया कि उपमा अलंकार क्या है, और उपमा अलंकार के 4 अंग भी हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रूपक अलंकार का। किसका, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है भाई, तो जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, जहां गुण की अत्यंत समानता, ठीक ना, इक्वालिटीज में बात करेंगे हम लोग, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में कोई भेद प्रकट नहीं किया जाता, कोई भेद नहीं है, इतना समानता है, कोई भेद प्रकट नहीं किया जाता, वहां रूपक अलंकार होता है। प्राय रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह, कैसा चिन्ह, योजक चिन्ह। देखिए ये वाला चिन्ह जहां रहेगा जिस सेंटेंस में, ठीक है ना, उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार। ये पहचानने का नियम भी है भाई, समझ में आ गया कि अगर ये वाला डैश मिल गया, देखिए योजक चिन्ह मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये योजक चिन्ह मिल गया, तो इसको हम लोग समझ जाए कि रूपक अलंकार है। चलिए ये सेंटेंस, पायो जी राम रतन धन पायो, ठीक है ना, पायो जी राम रतन धन पायो, यहाँ देखिए ये आपका योजक चिन्ह है। ये पूरे सेंटेंस में, ठीक है ना, ये पूरे सेंटेंस में आप कहेंगे कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। आप गाना भी है, पायो जी प्रेम रतन धन पायो, पायो जी प्रेम रतन धन पायो, मतलब ये जो है प्रेम पाने का मतलब कि अगर बढ़िया वाला मिल गया तो रतन के समान है। इतना समानता, मतलब इसमें समानता इतना है कि इसको अलग नहीं कर सकते, मतलब इसमें भेद प्रकट नहीं कर सकते। तो भेद प्रकट नहीं जहां होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ देखिए योजक चिन्ह है, ठीक है ना, यह क्या है, योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह के बाद माध्यम से हम लोग जान चुके कि कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हर्षाई, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं क्या चीज है, आपका योजक चिन्ह। तो इसमें भी आपका है, इसमें समानता दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो जहां पर उपमान होने पर, जहां पर उपमान होने पर, जहां पर उपमान होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चांदनी रात में तालाब मानो चांदी की थाली हो, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, संभावना, संभावना। इसमें जैसे मानो ये सब शब्द आते हैं, जैसे मानो, ठीक है ना, तो ऐसे शब्द अगर कहीं आएंगे किसी भी सेंटेंस में, किसी कविता वाला में, उसमें हम लोग जानते हैं कैसा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जहां समानता के कारण, कैसा, समानता के कारण, जैसे हो गया चांदनी रात में तालाब मानो चांदी की थाली हो, तालाब कैसा हो, चांदी की थाली के समान में, इसमें समानता व्यक्त किया गया है, ठीक है। उसका चेहरा जैसे खिलता हुआ फूल हो, उसका चेहरा कैसा हो, खिलता हुआ फूल। यहाँ भी देखिए क्या चीज है, उपमेय को उपमान मान लिया गया है, मतलब इसे समानता के कारण जो है ना, उपमेय में संभावना है, उसका 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 चेहरा जैसे खिलता हुआ फूल हो, उसका चेहरा कैसा हुआ है, खिलते हुए फूल के समान माना गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसके आधार पर क्या चीज है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला मैं ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, ले चला मैं तुझे कनक, ले चला मैं तुझे कनक, ठीक है ना, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। जिस प्रकार से, ठीक है ना, जिस प्रकार से एक भिक्षु जो है वो सोना के लेकर जाता है, सोना कर, सोना 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 को लेकर जाता है, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार मैं इस कनक को लेकर जा रहा हूं। कनक मतलब धतूरा भी होता है। जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति को सोना मिलने के बाद एकदम उसको संभाल के लेके जाता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना, यहाँ जो है कनक मतलब धतूरा लेकर, ले चला मैं तुझे कनक, समझ में आ गया। इसमें समानता है, इसमें समानता है, तो समानता के आधार पर समझ में आ गया, उपमेय में संभावना है, ठीक है, संभावना है कि ये उसी सोने के जैसा है, तो इसमें कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। एक सेंटेंस है, ठीक है ना, वो मेरे जीवन में ऐसे चली आई मानो, ठीक है ना, मानो सरसों के खेत में भैंस चली आई, ठीक है ना, वो संभावना है, जिस प्रकार भैंस जो हरियाली को देख करके, ठीक है ना, वो खेत में चली आती है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, वो मेरे जीवन में ऐसे चली आई। तो इसमें भी क्या है आपका, ठीक है, संभावना या कल्पना है, क्या है, कल्पना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा करके। क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके। जहां किसी वस्तु
का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। जहां किसी भी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक यहाँ पर है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं है, ठीक है ना, लंका सारी जल गई, और लंका जल गई और निशाचर सब भाग गए। ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कहा गया है इसमें। ठीक है, तो इसलिए जहां बढ़ा चढ़ाकर बात कहा जाएगा वहां कैसा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक और है यहाँ पे, आगे नदियां पड़ी, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप लोग को पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम, ठीक है ना, चेतक था। क्या चीज था? चेतक। और दौड़ने में काफी तेज था ना। ठीक है, तो यहाँ कहता कि आगे नदियां पड़ी, घोड़ा कैसे उतरे पार। यहाँ आगे नदी था, तो महाराणा प्रताप यहाँ का सोच रहे थे कि कैसे पार करे, तो राणा ने सोचा इस पार। जब तक वो सोच ही रहे थे, ठीक है, तब तक चेतक था उस पार, तो घोड़ा उस पर चला गया। ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी भी, ठीक है ना, किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर को वर्णन किया जाए, वहां प्रकाश अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक, मानवीय अलंकार। क्या है? मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार क्या है भाई? तो जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का, मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो, वहां पर मानवीय अलंकार होता है। ठीक है ना, जैसे बादल गरज रहा था, यहाँ बादल जो है एक प्राकृतिक चीज है। कैसा है बाबू? प्राकृतिक चीज है। तो बादल गरज रहा था, बादल थोड़ी गरजेगा, ठीक है ना, ये मानव की तरह गरजने गरजेगा तो मानव की तरह। ठीक है, तो यहाँ जो है प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया गया। लहरें फुफकार मार रही थी, लहरें जो है एक प्राकृतिक चीज है, अब फुफकार थोड़ी मारेगा वो, लेकिन यहाँ मानव की तरह, सजीव की तरह वर्णन किया गया है। किसके तरह? सजीव की तरह। या बादल गरज रहा था, बादल सजीव थोड़ी ना है, ठीक है ना, लेकिन उसको वर्णन किया गया है, मतलब इसमें मानवीय भावना होने का वर्णन किया गया है। लहरें फुफकार मार रही थी, लहरें तो जो प्राकृतिक चीज है, आई फुफकार नहीं मार, लेकिन मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अब मेघ जो है वो बंठन के, उसके पास पहनने का पोशाक थोड़ी है, लेकिन यहाँ वर्णन किया गया है मानवीय भावनाओं की तरह कि मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के। तो कहता कि प्राकृतिक चीजों में जब मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीय अलंकार। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक अलंकार देख चुके हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या देखेंगे? शॉर्ट ट्रिक, एकदम क्या बोलते हैं उसको, दमदार शॉर्ट ट्रिक। इसको अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बस दो मिनट के अंदर आप पूरा जितना पढ़ाए हैं, ठीक है ना, वो पूरा अलंकार आप याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, कि हम लोग उसको जल्दी से छांट पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो वर्ण की आवृत्ति, वर्ण माने अक्षर, अक्षर का अगर रिपीटेशन होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे कैसा अलंकार है? अनुप्रास। यमक अलंकार, यमक को कैसे जानेंगे हम लोग? तो शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति, यहाँ शब्द रिपीटेशन करेगा। अनुप्रास में अक्षर रिपीटेशन करेगा, यमक में शब्द रिपीटेशन करेगा, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो। कैसा हो? अलग अलग, हर बार अर्थ उसका अलग रहेगा। ठीक है, सलेश में क्या होगा भाई? सलेश अलंकार किसको जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे? तो एक शब्द के अनेक अलग अलग अर्थ हो। सलेश में एक एक शब्द यूज हुआ है, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग रहेगा, उसको सलेश। लेकिन यमक में एक शब्द रिपीटेशन करेगा और वहां अलग अलग यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? सलेश में एक ही शब्द का 2-3 अर्थ चिपका रहेगा, जबकि यमक में शब्द रिपीटेशन करेगा, लेकिन उस रिपीटेशन का अलग अलग अर्थ होगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? आगे उपमा अलंकार, जिसमें तुलना हो, जिस सेंटेंस में तुलना किया जाएगा, ठीक है ना, तुलना किया जाएगा, तुलना वाला सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? उपमा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसको कहेंगे? तो जहां बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया हो, क्या किया गया हो? बढ़ा चढ़ा करके वर्णन जिसमें किया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार बोलेंगे। सॉरी,
अतिशयोक्ति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार बोलेंगे, ठीक है ना। रूपक, रूपक किसको जानेंगे? जिसमें योजक चिन्ह हो। अगर ये वाला चिन्ह देखिए, अगर ये वाला चिन्ह रहे, ठीक है ना, ये चिन्ह रहे दो गो शब्द के बीच में, तो इसको हम लोग बोलेंगे रूपक अलंकार। क्या बोलेंगे? रूपक अलंकार। और मानवीय अलंकार, मानवीयकरण अलंकार किसको बोलेंगे? उसको, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक वस्तु को मानव की तरह वर्णन किया गया है। जैसे प्राकृतिक वस्तु जो है, ठीक है ना, उसको सजीव की तरह वर्णन जब किया जाए उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानवीय, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहेंगे? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जैसे, शायद ये शब्द आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, आज हम आप लोग के डिमांड पे जो लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे भाई? अलंकार। उसका पूरा पूरा वीडियो आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।